गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रीचिंग आउट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्मॉलर सिटीज को डेवलप करने के बारे में एक बात बताई है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि इकोनॉमी पर इसकी क्या इंपैक्ट आएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉसिल फ्यूल्स एंड द रैपिड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, राइट। इसमें जो हिमालयन क्षेत्र हैं इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, राइट। एल्बिडो इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फिर एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेरेशन के साथ जुड़ा हुआ, तो इसमें हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिटिकल फॉर रेगुलेशन। क्यों ग्लोबल फ्रेमवर्क के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको रेगुलेट नहीं किया जाता। हिमाचल प्रदेश का एक केस सामने आया है पॉल्यूटिंग डिस्टिलरीज, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ हिमाचल में। यहाँ पर 2 और केसेस देखेंगे, पंजाब हैं, हरियाणा के कुछ केसेस को देखेंगे, और ये चीज़ जो है वो लगभग हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, जो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है ऑफ कोर्स। एंड देन वी हैव दिस वन, द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। यहाँ पर ये इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद ये रेड सी जो है इसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिला है। तो 2 मैप्स को हम देखने वाले हैं, राइट, इंपॉर्टेंट मैप्स देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ देखेंगे कि ये रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर इंडिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों पर ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो किस प्रकार की हमें देखने को मिल रही है, और इस चीज़ को लेकर क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। लेकिन सबसे पहले let's talk about the positive quote of the day. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. अगर कोई ऐसी चीज़ जो आज हमें लग रही है कि that is impossible, it is because कि हमने ये समझ लिया है कि ये चीज़ जो है ना वो बहुत हार्ड है। अगर आप एक बार ये मान लेते हैं कि कोई चीज़ जो है वो हार्ड है तो फिर वो हार्ड बन जाती है। That's how it works, right? It's amazing. अगर आप यह तय करेंगे कि नहीं दिस इज़ पॉसिबल, इतना कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मैं इसको ओवरकम कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, तो ये चीज़ जो है वो आप कर पाएंगे। तो हमारी जो मान्यता है ना उससे ही सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। वैसे अलग अलग कोड्स आप देखेंगे तो मान्यता पर और ये चीज़ों पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने, क्योंकि इन सारे लोगों का अनुभव ये रहा है, दैट्स वाई अलग अलग लोगों ने एक ही प्रकार की बात जो है वो अलग अलग शब्दों के माध्यम से हमें समझाई है। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया लिंक्स, राइट, सोशल मीडिया हैंडल्स, और इसके मीन्स ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। इसके साथ दोस्तों वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दिस इज ए मस्ट प्रोग्राम फॉर एवरी वन ऑफ यू, तो आज ही इसको अवेल जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द स्टॉर्मी रेड सी, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स। इसकी टैगलाइन को देख लीजिए, द इजराइल हमास वॉर हैज ओपनड ए न्यू फ्रंट इन द रेड सी। ये इजराइल और हमास का युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है तो इसकी वजह से एक नया फ्रंट, एक नई जगह जहां पर युद्ध की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। युद्ध तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मोर लाइक युद्ध जैसी सिचुएशन, और इसकी इंपैक्ट एशियन इकोनॉमीज पर हमें देखने को मिलेगी। नाउ देखिए, ये रहा सऊदी अरेबिया, आप देख सकते हैं। यहां पर आप सुदान देखिए, ये पोर्ट सुदान, राइट, जो ऑपरेशन कावेरी किया गया, तो लेट्स से खर्टूम से लोग जो हैं तो उनको पोर्ट सुदान लेकर जाया गया, और पोर्ट सुदान से फिर उनको जद्दा लेकर गए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, ये रहा इजराइल, राइट, एज यू कैन सी हियर। यहां पर आप लेबनान देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये इजिप्ट का वाला पोर्शन है, और यहाँ पर जॉर्डन है, दिस इज सऊदी अरेबिया, ये ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सुएज कैनाल, राइट, ये सुएज कैनाल यहाँ पर है, और ये रहा रेड सी, देख सकते हैं आप रेड सी। तो ये रेड सी जो है ये मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाला अगर कोई सी है तो दैट इज रेड सी। और यहां पर देखिए एक और मीन्स चीज़ें कुछ देख लीजिए यहां पर ऊपर ऊपर से, फिर मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। तो ये गल्फ ऑफ एडन है। यहां पर ये जो छोटी सी एक नहर जैसी जगह है, तो दिस इज कॉल्ड बाबल मंदेब, इसका नाम है। यहां पर जिबूटी नाम का एक छोटा सा देश है, यहां पर इरिट्रिया नाम का एक देश है, एज यू कैन सी, राइट। और
फारासन आइलैंड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जगहें जो हैं वो इसके बारे में, रेड सी कहाँ पर हैं, इसके आजू बाजू में कौन कौन से देश हैं, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, फिर यहाँ पर येमन आप देख सकते हैं, दिस इज सऊदी अरेबिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस पर आपको डायरेक्टली जियोग्राफी का एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगर जूम करके देखें तो यहाँ से देखिए, दिस इज इसराइल, जॉर्डन, ये गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है, और ये गल्फ ऑफ सुएज यहाँ पर है, और यहाँ से फिर सुएज कैनाल। तो मेडिटरेनियन से अगर यहाँ पर आना है या फिर रेड सी से अगर आपको मेडिटरेनियन जाना है तो सुएज कैनाल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। और थोड़ा नीचे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये चीज़ों को फिर से जूम करके यहाँ पर हम देख रहे हैं। थोड़ा और नीचे अगर आ जाए तो इरिट्रिया है, ये देखिए बाबल मंदेब, राइट, ये इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ बाबल मंदेब। और ये है गल्फ ऑफ एडन, तो नीचे सोमालिया, ऊपर येमन, ठीक है। समझ में आ गया पूरा लोकेशन। 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। अब देखिए, जो हाउथी हैं, हाउथी मिलिशिया, राइट, तो ये येमेन बेस्ड है। अब आपको पता है ना कि येमेन कहाँ पर है, यहाँ पर है येमेन। तो ये हाउथी जो हैं ये ईरान अलाइंड है, ईरान इसको सपोर्ट करता है, और ये बेस कहाँ पर है, येमेन में है। अब इन्होंने ये अनाउंस किया है कि गाजा के लोगों को बचाने के लिए वो गाजा को युद्ध में सपोर्ट करेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि रेड सी और ये सुएज कैनाल जो है, ये दोनों, खास करके रेड सी वाला जो पानी है, ये जो सी हमने देखा, राइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है। अब सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेडिटरेनियन से रेड और रेड से मेडिटरेनियन जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ वेस्ट और ईस्ट का जो ग्लोबल ट्रेड है ना, तो नियरली 15% जितना ट्रेड जो है वो सुएज कैनल से गुजरता है। तो सुएज कैनल प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल ट्रेड। अब मिड नवंबर में क्या हुआ देखिए, हाउथीज जो हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, और इस वीडियो में जो आर्म्ड मैन है वो हेलीकॉप्टर लेकर एक कार्गो वेसल पर रेड करते हैं। और ये इजराइल लिंक्ड एक वेसल था, और ये किस देश की तरफ जा रहा था, ये हमारे देश की तरफ आ रहा था। तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो गए ना, हम एक स्टेक होल्डर बन गया। युद्ध इश्यू किसी और देश का, किसी और रीजन में चल रहा है, किसी एक क्षेत्र की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, लेकिन हमारा कुछ डायरेक्टली इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि हम भी इससे प्रभावित हुए ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आज की दुनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरवाइंड है, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं एक जगह पर अगर टेररिस्ट का अटैक होता है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, राइट। कहीं एक जगह पर गरीबी है तो पूरी दुनिया में गरीबी है, कहीं एक जगह पर भूखमरी है तो हर जगह पर भूखमरी है, आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार की चीज़ है, क्योंकि आज किसी दूसरे क्षेत्र में हो रही है चीज़ें तो हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल हमारी भी बारी आ सकती है। तो क्लाइमेट चेंज को भी हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख भी सकते हैं। अब देखिए, तो ये हेलीकॉप्टर, देखिए सबसे पहले तो पहला क्या था कि जो रेबल्स थे या फिर इस प्रकार के जो मिलिशियास थे, तो उनके पास एयर सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब देखिए इनके पास हेलीकॉप्टर भी आने लगा है। तो हेलीकॉप्टर से उन्होंने कार्गो वेसल पर रेड की, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश की तरफ आ रहा था, और ये चीज़ जो है वो रेड सी में हुई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बाबल मंदेब की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इराक, कतार, राइट, तो ये सारे देशों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट है। और जब यहाँ पर इश्यूज होते हैं तो फिर रेड सी जो है उसको अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो छोड़िए, लेकिन मीन्स ये तो हमेशा थोड़ा बहुत इश्यू रहता ही है, क्योंकि ईरान और फिर दूसरे देशों के इश्यूज अभी लंबे समय से चलते आए हैं। लेकिन अब थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बातचीत और डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट हुई हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, और चाइना ने पूरी डील जो है वो करवाई थी। इससे पहले की हमारी जो डिस्कशंस रही है, इन डिस्कशंस में हमने ये भी देखा कि कैसे यूएसए का इन्फ्लुएंस जो है वो इस क्षेत्र में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईयर ऊपर आप देख सकते हैं ईरान। यहाँ पर ये वाला डार्क ग्रे में जो है ना, ये ओमान देश का टुकड़ा है। वैसे बड़ा सा मीन जो मेनलैंड ओमान है वो यहाँ पर है, लेकिन ओमान का एक टुकड़ा यहाँ पर है। एंड देन यू कैन सी दिस इज यूएई, राइट, ये यहाँ तक है यूएई।
तो शारजहां यहाँ पर हैं, दुबई जो है वो यहाँ पर हैं, राइट, अबू धाबी एज यू कैन सी हियर, और ये रहा बंदर, बंदर ए आबास। बंदर का मतलब होता है पोर्ट, जैसे हमारा पोरबंदर है, राइट, तो वैसे बंदर का मतलब इट्स नॉट मंकी, बंदर का मतलब यहाँ पर होता है ईरानियन लैंग्वेज में इट इज़ पोर्ट। तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आना जाना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है, इश्यूज जब होते हैं तो ईरान जो है वो इसको बंद कर देता है। अब सऊदी अरेबिया जो है उसका जो फ्यूचरिस्टिक नियोम सिटी है वो भी कहाँ पर है, वो भी रेड सी पर बनाया जा रहा है, और यहाँ से एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल जो है उसको भी रेड सी जो हमने देखा ना उसमें उसके माध्यम से ऑयल जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाला पर्शियन गल्फ जो है वहाँ से भी किया जाता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये हाउथी का जो एग्रेशन है ना, ये नियरली डेली बेसिस पर ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है, और यूएसए जो है उसने अपनी मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय किया है कि लॉन्ग रेंज पेट्रोल किए जा सके, रेड सी जो है इसको सिक्योर रखा जा सके। लेकिन इंटरेस्टिंग या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक चिंता की बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि भाई आप यहाँ पर मिलिट्री डिप्लॉय मत कीजिए, हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, राइट। और वैसे यमन और सऊदी के बीच में युद्ध चल रहा है, अभी भी टेक्निकली ये युद्ध जो है उसको स्टॉप नहीं किया गया। तो यहाँ पर सऊदी यूएसए को ये कह रहा है कि आप छोड़िए, हम देख लेंगे। तो दिस इज अगेन ए मैटर ऑफ कंसर्न, राइट, कि यहाँ पर एक जो पुराने एलाइज हैं उनके बीच में एक अब कोऑपरेशन जो है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। दूसरी चीज, यूएसए ने जो पार्टनर देश हैं तो उनको कहा है कि हम बाब अल मंदेब को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मल्टीनेशनल टास्क फोर्स जो है उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। और जिबूटी जो देश हमने देखा ना, तो इसमें बहुत सारे देशों के बेसेस है, मिलिट्री बेस यूएसए का है, चाइना का पहला ओवरसीज बेस अगर कहीं पर है तो दैट इज जिबूटी, जापान, इटली, फ्रांस, इन सारे देशों के यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलिट्री बेस है। तो ये देखिए यहाँ पर अगेन मैप में, तो दिस इज जिबूटी, राइट, दिस इज सिटी ऑफ जिबूटी, इसका कैपिटल है, और यहाँ पर ये जिबूटी नाम का जो देश है ना, तो एज यू कैन सी ये फिर इसका मैप है। तो देखिए चाइनीज बेस यहाँ पर हैं, फ्रेंच बेस, यूएसए बेस, इटालियन बेस, जापानीज बेस हैं, फ्रेंच बेस हैं यहाँ पर। सो दिस इज द थिंग। और ये सारे बेस यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए ये सारी सरकारें जो हैं वो जिबूटी की सरकार को काफ़ी सारे पैसे भी देती है, तो इसकी वजह से जिबूटी की सरकार जो है वो इस प्रकार मीन्स अपने देश को अलग अलग देशों का बेस जो है वो बनाने की परमिशन प्रोवाइड करती है। अब हाउथीज जो हैं उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। एक तो हमने हेलीकॉप्टर देखा, अब देखिए उनके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर की हो चुकी है। 1990 से लेकर अभी तक उनकी रेंज 50 किलोमीटर वाली रेंज थी, लेकिन अब 1000 किलोमीटर वाली रेंज जो है ऐसी मिसाइल्स ये लोग ऑपरेट करने लगे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो ईरान के साथ अच्छे रिलेशन हैं, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर चाइना जो है वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे हैंडल करता जा रहा है। रही बात पर्शियन गल्फ की, तो इंडिया जो है तो उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया है। 2019 से ऑपरेशन संकल्प जो है वो यहाँ पर चल रहा है, राइट, ऑपरेशन संकल्प याद रखिए। और ये इंडियन नेवी ने जो है तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की, और जो इंडिया फ्लैग्ड शिप्स होती हैं, राइट, खास करके जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम, इनको एस्कॉर्टिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो इंडियन नेवी करती है अंडर ऑपरेशन संकल्प। और ये कहां पर चल रहा है, पर्शियन गल्फ में। इस चीज़ को याद रखिएगा, इजीली आपको एक प्रश्न जो है वो इस पर पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर नेवी का, मिलिट्री का जो रोल है इसकी जब भी बात आए तो यू कैन से कि दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी एज वेल। एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन संकल्प। तो यूएसए ने जैसे बताया कि अब पार्टनर्स को कि आप भी अपने जो मीन्स आप अपने मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय कीजिए, रिसोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉय कीजिए। तो यूएसए ने यहाँ पर गलत बात नहीं बताई है। एवरीवन हैज़ टू प्ले इज और हर रोल। हर एक देश को एक मेहनत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। पहले ये चीज़ देखने को मिलती थी कि सोमालियन पायरेट्स जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों को अगवा मीन्स ये शिप्स को अगवा कर लेते थे, तो इस प्रकार के इश्यूज हुआ करते थे। 2012 में गल्फ ऑफ एडन में चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया इन्होंने कोऑर्डिनेटेड जॉइंट पेट्रोल्स की शुरुआत की। तो पहला टर्न लेट्स से इंडिया का है, तो उनका टर्न खत्म होगा तो चाइना फिर पेट्रोलिंग करेगा,
फिर जापान करेगा, फिर साउथ कोरिया करेगा, फिर से इंडिया करेगा। तो इस प्रकार की एक कोऑर्डिनेटेड जॉइंट पेट्रोल्स की सिस्टम जो है वो हमने डिप्लॉय की थी। लेकिन अब चिंता का विषय ये है कि नॉन स्टेट मिलिट्री एक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो इनका इस्तेमाल जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेंस के लिए कर रहे हैं। ये डेफिनेटली दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और खास करके भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि इश्यूज ये करेंगे और डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी जो है उस पर इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। Isn't it? So that's the thing. I hope things are clear. Reaching out. The PM's focus is rightly on developing smaller cities for all around growth of the nation. Robust infrastructure प्रोग्रेस का, तरक्की का एक कॉर्नरस्टोन होता है। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट? जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं तो उस समय पर तो जॉब्स जनरेट होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, हर जगह पर। कहीं पर अगर बड़ा रोड बन रहा है, कोई नया सिटी डेवलप हो रहा है, तो कितने सारे छोटे बड़े बिजनेसेस को फ़ायदा होता है। लेकिन उतना ही नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो उस पर भी बहुत सारे नए नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, तो इकोनॉमी को काफ़ी एक अच्छा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर होता है तो तरक्की काफ़ी ज़्यादा होती है। अब पीएम मोदी साहब जो हैं उन्होंने एक नया विजनरी प्लान जो है वो शेयर किया है, आर्टिकुलेट किया है, और कहा है कि इंडिया की जो डेवलपमेंटल जर्नी है इसमें छोटे शहर जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो विकसित भारत यात्रा यानी कि डेवलप्ड इंडिया जर्नी जो है, इसके प्लेटफॉर्म के बारे में पीएम साहब ने ये बताया है कि देश के ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटे शहरों को डेवलप करें। और ये अपने आप में एक थिंकिंग की बात करें तो एक पैराडाइम शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ को ही सारा सपोर्ट मिलता था, अर्बन एरियाज़ जो है उनको ही सारा फोकस मिलता था। लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि ये ग्रोथ इंजिन्स ऑफ इकोनॉमी सिर्फ अर्बन एरियाज़ नहीं है। अगर हम छोटे छोटे इंजिन्स यानी कि छोटे छोटे टाउन्स और शहरों को, सिर्फ बड़े बड़े शहरों को नहीं, छोटे छोटे टाउन्स और शहरों को भी अगर सपोर्ट किया जाए, उनको भी वो सिस्टम प्रोवाइड की जाए, तो फिर तरक्की जो है वो हर एक क्षेत्र में हमें हर एक इन द सेंस कि पूरे देश में हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, राइट? और छोटे शहर जो हैं वो हमारी इकोनॉमी, कल्चर और सोशल फैब्रिक के भी बैकबोन रहते हैं, राइट? इसके साथ साथ जब रिसोर्सेस और अटेंशन इनको मिलेगा तो डेवलपमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े 4-5 शहर जो हैं वहाँ पर ही सारी तरक्की होगी, हर जगह पर होगी, और बेनिफिट्स जो हैं तरक्की के ये देश के कोने कोने तक पहुँचेंगे। इसी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी इसमें काफ़ी आगे है, इसका भी मेन अगर आप देखेंगे जो लक्ष्य है तो यही है कि प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, राइट? सो दिस आर द थिंग्स। अब धीरे धीरे इनको फोकस किया जाएगा, और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, जो लोग अभी तक क्या था हमारे देश में कि आप मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कोलकाता, चेन्नई या फिर दूसरे बड़े शहरों में जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के टाउन पर आपको जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और अटेंशन मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमें टाउन में भी मिलेगी, राइट? अपने गाँव में भी मिलेगी, तो हमें उतना ज़्यादा ट्रैवल या फिर घर छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स जो हैं वो सभी को मिलने वाले हैं। Fossil fuels and the rapid retreat of glaciers. There is a link between fossil fuel emissions and global warming that has serious consequences for the Himalayan region. COP28 की जो मीटिंग है वो अभी खत्म हुई, और मज़े की बात यह है कि ये एक ऐसे देश में हुई थी जो OPEC का एक पार्ट है, राइट? और अब OPEC देश के OPEC ग्रुप के एक देश दुबई में जहां पर हुई, राइट, यूएई में और दुबई सिटी में हुई थी, तो वहां से ये कहा गया है कि फॉसिल फ्यूल एरा जो है उसको हमें आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके खत्म करना पड़ेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि माउंटेन देशों को एड्रेस करते हुए एक मीटिंग हुई जहां पर माउंटेन कंट्रीज आए थे, तो उन्होंने कहा कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब यहां पर हिमालयन ग्लेशियर्स मेंशन हुए तो याद रखिए, हिमालयन ग्लेशियर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद आपने इसको किताबों में ना पढ़ा हो लेकिन यहां पर आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हिमालयन ग्लेशियर्स जो है ना, इनको थर्ड पोल कहा जाता है। इसमें हिमालय,
हिंदू कुश और तिबेटियन प्लेटू, इसको कलेक्टिवली टीपी यानी कि थर्ड पोल कहा जाता है। एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, राइट, एंड दिस इज द थर्ड पोल। अर्थ के ऊपर ये तीसरा, आप समझ लीजिए, अर्थ लार्जेस्ट आइस मास आउटसाइड द पोलर रीजन। जो पोलर रीजन है ना, उसके बाहर अगर सबसे ज्यादा बर्फ कहीं पर आपको देखने को मिलती है तो दिस इज ऑन दिस थर्ड पोल, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये जो है ना वो एक्सट्रीम लैटिट्यूड पे नहीं है, ये मिड लैटिट्यूड में है। इसकी वजह से ये क्षेत्र जो है ये हेविली पॉपुलेटेड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और यहाँ पर 5 देश आते हैं, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान और पाकिस्तान। और 240 मिलियन लोग जो हैं उस ग्लेशियर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, और 10 बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है। इसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र भी शामिल हैं। और ग्लेशियर फेड रिवर्स पर, जो ग्लेशियर से पैदा होने वाली नदियों की बात करें तो इस पर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स अभी हमने देखे ना, ये थर्ड पोल से लेकर ये बिलियन तक, ये चीज़ें हाईलाइट करती है कि हिमालयन रीजन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब हिमालय जो है ये एक हाई अल्बीडो एग्जिबिट करता है। अल्बीडो का मतलब ये होता है कि जो सोलर रेडिएशन आता है ना, इनकमिंग रेडिएशन, तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस स्पेस में। तो क्योंकि ये हाइट पर भी हैं और बर्फ भी है, तो स्नो और आइस जो है उसके अंदर हाई अल्बीडो वैल्यू होती है और ये हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सोलर रेडिएशन है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब हिमालयास जो हैं ये जनरली स्नो कवर्ड रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके यहाँ पर स्नो मेल्ट होने लगा है, और क्योंकि स्नो कवर चेंज हो रहा है, यानी कि अब ये और ज़्यादा, पहले क्या था कि ये अल्बीडो की वजह से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देते थे, लेकिन अब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसकी वजह से बर्फ़ जो है वो फटाफट पिघल रहा है। अब क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है तो जो ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है, ब्लैक कार्बन, तो ये ब्लैक कार्बन के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं ये स्नो और आइस पर सेटल हो जाते हैं, और इसकी वजह से, ब्लैक कार्बन की वजह से, ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ये ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और लोकल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि बर्फ़ जो है वो फटाफट पिघलना स्टार्ट करती है। और अब इसकी स्पीड इतनी हो चुकी है राइजिंग टेम्परेचर की वजह से कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग और जो नया स्नो और आइस फॉर्म की जो स्पीड है उससे ज़्यादा रेट ऑफ मेल्टिंग है, तो धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो ज़्यादा स्पीड में पिघलने लगा है। इसकी वजह से क्या होता है कि बर्फ़ पिघलने लगता है, जो मोराइन डेम्ड लेक होते हैं वो बन जाते हैं, और इवेंचुअली जो हमने सिक्किम में भी कुछ समय पहले देखा ना, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, तो GLOF जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती हैं, और इसकी वजह से भी फिर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डैमेज हो जाती है। तो दिस आर द रीजंस के हिमालयन ग्लेशियर्स और हिमालयन क्षेत्र को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI डिक्लेरेशन, ग्लोबल फ्रेमवर्क क्रिटिकल फॉर रेगुलेशन। अभी हमारे जो राजीव चंद्रशेखर साहब हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट जो है इट्स मीन्स एक ग्लोबल चीज़ है, तो अगर कोई एक देश सिलॉज में यानी कि अकेले इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा तो इट विल बी फ्यूटाइल, इसका कोई काम नहीं रहेगा, राइट। इसीलिए सारे देशों को मिलकर इंटरनेट को लेकर रूल्स जो है वो बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है कि देखिए, आज कोई एक व्यक्ति जो है वो एक अलग देश में बैठा है, उसका जो शिकार है वो किसी अलग देश में बैठा है, और जो क्राइम है वो किसी अलग देश में हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आज हो रही है, तो ऐसे में इंडिया अकेला कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसकी कोई, ये असरदार नहीं रहेगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया GPAI के दौरान, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक समिट जो है वो कंडक्ट की गई और इसमें कोलैबोरेशन के बारे में बातचीत जो है वो हुई है। AI ट्रस्ट और सेफ्टी, ऑफ कोर्स दिस वाज द मेन फोकस ऑफ दिस समिट, लेकिन इसी के साथ साथ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। ये जो GPAI हैं तो इसमें चाइना इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी GPAI जो हैं इट इज़ प्रमोटिंग कि भाई हर एक देश जो है वो मिलकर AI का फ्यूचर जो है उसको शेप करे, उसको रेगुलेट करे। और पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं आज 2 चैलेंजेस से
जूझ रही है। एक तो है कि एक तरफ आपको एआई के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है कि इसके साथ जुड़े हुए रिस्क जो हैं उनको भी मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। और बहुत सारे हमें केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, राइट, मिसयूज़ के। हमने देखा कि कैसे अभी कुछ समय पहले काफ़ी ये चीज़ जो चर्चा में रही थी, डीप फेक्स, राइट, वो बनाए जाते हैं और फिर गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, डिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, ये सारी चीज़ें। तो बॉटम लाइन यही है, जैसा हमने इसमें देखा कि इस आर्टिकल का जो टैगलाइन है वही इसकी बॉटम लाइन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको रेगुलेट करना है तो इसके लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है ये क्रिटिकल है। अकेला कोई देश जो है वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन एज वेल, दिस वन इज डन एज वेल, इजंट इट? तो अब ये बाकी रहा, तो चलो इसको देख लेते हैं। Polluting distilleries, हिमाचल केस हाईलाइट्स ब्लेटेंट ट्रांसग्रेशंस। दोस्तों, डिस्टिलरीज यानी कि जहां पर अल्कोहल जो है वो बनाया जाता है। अब यहां पर क्या चीज़ देखने को मिली है कि जो टॉक्सिक एफ्लुएंट्स है ना, इसको डायरेक्टली जो नदियां हैं उसमें छोड़ा जा रहा है, वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जा रहा है। तो इसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन की हेल्थ भी ख़राब होती है और जो एक्वाटिक लाइफ है वो भी ख़तरे में आ जाती है। स्टेक होल्डर्स काफ़ी एक्टिव हैं, तो फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिव हैं, लोकल एनवायरमेंटल कंजर्वेटिव्स जो हैं वो एक्टिव हैं, लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। इसके बावजूद भी इस प्रकार के केसेस जो हैं वो हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है ये कसौली बेस्ड एक प्राइवेट डिस्टिलरी है और इस पर यह इल्ज़ाम है कि इस साल इसने दूसरी बार ऐसी चीज़ की है। जो कसौली कुंड है, तो यहाँ पर यह नेचुरल पानी का एक सोर्स है, तो यहाँ पर इसने नॉक्शियस वेस्ट जो है इसको डंप कर दिया है। देखिए, एक ही साल में ये दूसरी बार करने की ये हिम्मत जो है वो ये प्राइवेट डिस्टिलरी ने की है। तो ये चीज़ जो है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और इसकी वजह से क्या है कि जो विलेजर्स हैं तो वो डायरेक्टली मीन्स डेंजर जोन में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ उनका जो पशुधन है, उनके जो एनिमल्स हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, तो वो भी इससे प्रभावित होते हैं, खेती बाड़ी प्रभावित होती है, राइट। तो दिस इज मीन्स ये एक ऐसा क्राइम है, अगर हम देखें, मीन्स क्राइम जो है वो क्राइम होता है, बट जस्ट इमेजिन, मीन्स अभी हमारा लॉ जो है वो इस दिशा में उतना ज़्यादा सोच रहा है। ये कोई लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता सकते हैं, वैसे ये लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका डोमेन है, लेकिन ये मेरा एक विचार है कि लेट्स से कोई अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप अपनी एसयूवी लेकर बहुत तेज़ चला रहे हैं और आपने 2 लोगों को ठोकर मार दी, राइट, एक्सीडेंट हुआ। तो ये 2 लोगों को आपकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट्स और इन सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कुछ हमारे देश में कि उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं। चलो, एक्सीडेंट रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप थोड़े एक्टिव हैं, थोड़े आप स्पीड में चल रहे हैं, मिरर्स देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। तो चलो, इसमें उतनी कोई खास सज़ा नहीं। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी ने लेट्स से मर्डर कर दिया, तो मर्डर इज़ कंसिडर्ड ए बिग क्राइम, तो इसकी सज़ा जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर रहती है, राइट। अब इस प्रकार की चीज़ें कोई कंपनी जानबूझकर लेट्स से इस प्रकार के एफ्लुएंस डाल, यहाँ पर मर्डर जो है किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर किया था तो ऐसी सज़ा हुई, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें जब की जाती हैं तो एक साथ आप लेट्स से हज़ारों लोग या फिर ऐसा भी हो सकता है लाखों लोग जो हैं उनको एक साथ नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम उतना ज़्यादा सीवियर नहीं लेते। इस प्रकार की कंपनीज जो हैं तो ये कितनी अनएथिकल होगी, और इनको हमारी जान की कुछ नहीं पड़ी है, दे आर जस्ट आफ्टर द मनी। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें वो कर रहे हैं तो कोई सज़ा नहीं है, सो उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उनको ये लगेगा कि यहाँ पर जो है सब कुछ चलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बार ऐसी चीज़ हो रही है दैट इटसेल्फ मीन्स कि कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो हैं दे आर नॉट दैट एक्टिव, राइट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिमाचल की बात है, पंजाब में एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है तो वहाँ का ज़ीरा टाउन है, तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ देखने को मिली है, राइट। ह्यूमंस और कैटल दोनों को प्रभावित करने वाला ये कंटामिनेटेड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में ऐड किया गया,
जस्ट इमेजिन, ये अल्कोहल डिस्टिलरी ने ये किया। और सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो ये चीज़ें कर रही हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है जहाँ पर मीन्स साइंटिस्ट काम करता है। वैसे अल्कोहल या फिर कोई भी अल्कोहल हो या फिर कोई भी दूसरी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, इट्स नॉट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट पैसे बचाने के चक्कर में, कंपटीशन को फेस करने के चक्कर में, ये वट एवर इट इज़ राइट, ये इतने सारे लोगों का एक साथ नुकसान करते हैं। हरियाणा में भी ये हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, इसने 2019 में डायरेक्शंस इश्यू की थी कि जो करनाल डिस्टिलरी हैं राइट, तो इसकी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्टिलरी ने यमुना नदी जो है तो इसमें अनट्रीटेड वाटर जो है वो रिलीज़ किया गया था। और ये लिस्ट जो है वो चलता ही जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो अलग अलग जगहों पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। कोई पानी जो है तो उसमें ये पॉल्यूटेंट्स ऐड कर देता है, तो कोई जो है वो सैंड माइनिंग करता है राइट। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एंड विच इज़ वेरी वेरी सैड। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतना क्लाइमेट को लेकर वल्नरेबल देश होने के बावजूद भी हम इन सारी चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, या फिर बहुत सारी जगहों पर सैंड माइनिंग। और इसमें तो बहुत बड़ा करप्शन भी रहता है, और जो प्रशासन होते हैं तो प्रशासन के इंपॉर्टेंट लोग भी उसमें, उनकी भी मिली भगत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में जो मासूम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट राइट। इस कोर्स को अवेल ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आई डू अंडरस्टैंड कि अभी कुछ दिनों से थोड़े गैप्स जो हैं वो इस सीरीज़ में चल रहे हैं, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में। बट आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये जो सीरीज़ मैंने बताई ना आपको, लिमिटलेस लीडरशिप वाली सीरीज़, ये जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के ऊपर अभी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, और हफ्ते में 2 लेक्चर्स रहते हैं राइट। तो इसकी प्रिपरेशन और इसी के साथ कुछ दूसरी ऐसी एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई ही एक्टिविटीज़ हैं, तो आई एम बिट बिजी इन दैट वन। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ आपको ये वीडियो जो है वो डिलीवर कर दूं। कोशिश मैं करता हूं, लेकिन थोड़ा आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रहा हूं, एंड आई हैव टू डू दैट बिकॉज अभी भी जो क्यूरियसली एजुकेशन है वो सस्टेनेबल नहीं हुआ है राइट, आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। तो इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चाहिए और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, हमें चाहिए और ज़्यादा व्यूज़ राइट। तो ये चीज़ तब होगी जब आप इसको रेगुलर बेसिस पर शेयर करेंगे। तो इसको शेयर करते रहिएगा राइट, चैनल के बारे में भी, बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। बैक टू नॉर्मल इन द सेंस कि हर रोज़ आपको सुबह 6 बजे ये वीडियो मिल जाए, ताकि आप फिर होपफुली अर्ली मॉर्निंग जो है इस वीडियो को देख सकें, और उसके बाद अपनी जो दूसरी प्रिपरेशन है उसको कर सकें। थोड़ा मुझे, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, आई विल सॉर्ट इट आउट। मेरी पूरी कोशिश है ये। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आई एम गिविंग माई बेस्ट। आज देखिए आई फाउंड टाइम, मुझे मीन्स मैंने वक्त निकाला कि नहीं आज मुझे मंडे है, तो आई वॉन्ट टू डिलीवर दिस लेक्चर एज क्विकली एज पॉसिबल। सो होपफुली कल भी आपको ये वीडियो जो है वो जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।